Yes, friends. Now, today we are going to see your question number 6, right? तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं अब आपका। हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर आई फील 3 करा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमारा को 6, 7, 5, 4, 4, 5 ये दोनों करने हैं, ठीक है ना। चलो तो ऑन 1 April 1 of the current year, the board of directors of Duwell Limited wishes to know the amount of the working capital that will be required to meet the program of activities they have planned for the year. The following information is available. अब मैं ये information जो भी है वो मैं मेरे पास में से पढ़ रहा हूँ, आप चेक करना। देखो मेरे पास में से भी मैं पढ़ लेता हूँ ये। Issue and paid up capital ₹2 lakhs, ठीक है। 5% debentures जो हमें given है, secured on assets ₹50,000. Fixed assets value at 1,25,000 on March 31st of the previous year. Production during the previous year was 60,000 units. It is planned that this level of activity should be maintained during the present year also. The expected ratio of cost to selling price are raw material 60%, direct wages 10% and overheads 20%. ठीक है। Raw material are expected to remain in store for an average of 2 months before these are issued for production. Each unit of production is expected to be in process for 1 month. Full unit of raw material is required in the beginning of the production. Finished goods will stay in warehouse for approximately 3 months. Creditors allowed credit 2 months from the date of delivery of the raw material. Credit allowed to debtors is 3 months from the date of dispatch. Selling price per unit is ₹5. There is a regular production and sales cycle. Prepare working capital requirement forecast and an estimated profit and loss account and balance sheet at the end of the year. अब इस क्वेश्चन में ना फ्रेंड्स दोनों चीजें पूछी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसा हम स्टेटमेंट बनाते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके, और साथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी पूछा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में ये नहीं बताया है कि वो हमें टोटल बेसिस पे निकालना है या कैश कॉस्ट बेसिस पर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपको बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट पूछा होगा ना साथ में, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि हमको उस टाइम पर जो भी कभी भी हमें दिस वर्किंग कैपिटल निकालना होगा वो हम हमेशा टोटल बेसिस पर ही निकालने वाले हैं। और वैसे भी मैंने आपको समझाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा उसको टोटल बेसिस पर ही निकालते हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए आप हमेशा क्या करते हो, पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाओगे, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपके पास इस बार क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो ये एक्सपेक्टेड रेशियो बता रखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स का। तो आई बिलीव इस बार जो आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होगा वो बहुत छोटा सा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स, फिर प्रॉफिट, तो सेल्स आ जाएगा। कितने 1000 यूनिट्स के लिए हम बनाएंगे ये सब चीज, तो आई होप हम 60,000 यूनिट्स के लिए बनाएंगे। सेलिंग प्राइस है ₹5 का, तो 5 × 60,000 3 लाख का तो सेल्स आ जाएगा। उसके बाद वो 3 लाख का आई बिलीव 60% इज योर दिस वन, तो 3 लाख का 60% आप निकाल लोगे, तो 3 लाख का 60% विल बी 1,80,000, फिर 10% निकालोगे 30,000 और 20% निकालोगे 3 लाख का तो 60,000, तो 1,80,000, 30 प्लस 60, ये तीनों मिलाकर के टोटल कॉस्ट हो गई आपकी, दैट इज 60 और 20 और 10, तो 270 की कॉस्ट होगी और 30,000 का प्रॉफिट, तो 3 लाख का आपका सेल्स है। ये आपने बना लिया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाने चलेंगे। तो जब आप वो बनाओगे, अब आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो आई बिलीव सबसे पहले आप लोगे उसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल एक्सपेक्टेड स्टोर फॉर एन एवरेज ऑफ 2 months बिफोर दे आर इशूड फॉर प्रोडक्शन, तो आई बिलीव 1,80,000 × 2/12, ठीक है ना। उसके बाद जब आप ये लोगे ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज टू बी इन प्रोसेस फॉर 1 month, तो आई बिलीव वर्क इन प्रोग्रेस 1 month का आ गया। अब वर्क इन प्रोग्रेस का लेना है, तो आई बिलीव इसमें ये बताया है कि रॉ मटेरियल बिगिनिंग से ही लग जाएगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो 100% होगा, और जो आपका डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसका हम कितना लेंगे, उसका हम 50% ले लेंगे दोस्त। तो अब आप कैसे करोगे, तो 1,80,000 जो आपका डायरेक्ट मटेरियल था मल्टीप्लाइड बाय 100% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, फिर डायरेक्ट वेजेस का 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 1/12, और ओवरहेड्स का 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये सब मिलाकर के आपकी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी योर वर्क इन प्रोग्रेस। ओके,
तो दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू नो फॉर वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो। अब वर्क इन प्रोग्रेस के बाद नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फिनिश गुड्स ना। तो फिनिश गुड्स के लिए जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर दोगे आप, फिनिश गुड्स भी आ जाएगा आपके पास। फिनिश गुड्स के बाद आई बिलीव डेटर्स लोगे आप सेल्स पर, तो 3 लाख का सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर दोगे आप, वो आपका डेटर्स भी आ जाएगा। और आई बिलीव अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई बात आपको गिवन नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक विल बी योर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स जितना भी आपने परचेस करा मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कर दोगे आप, और क्रेडिटर्स भी माइनस कर दोगे, तो आपके पास बन गया आपका वर्किंग कैपिटल का। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं इसका, एक मिनट हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ये रहा, यस। तो व्हेन यू विल सी दिस, देखो सबसे पहले अगर मैं अब आंसर की बात करूं आपकी इसमें, यस अब मैं आपके पहले आंसर की बात करता हूं। तो वर्किंग नोट नंबर 1, ये देखो ये बना लिया मैंने वर्किंग नोट नंबर 1। यहां पर वही 1,80,000, 30, 60, 2,70,000, 30 और 3 लाख का प्रॉफिट। और इसके बाद मैं बात करूं तो स्टेटमेंट जब बनाया तो देखो 1,80,000 का 2/12 कर दिया, 1,80,000 का 100% 1/12, 30,000 का 50%, 60,000 का 50% 1/12 कर दिया। ये भी आ गया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आ गया, और आपके पास डेटर्स वगैरह भी आ गया, डेटर्स भी आ गया, और टोटल फिर करंट लायबिलिटीज का माइनस कर दिया, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, ठीक है। अब हमें क्या बताया था बी पार्ट में, पीएनएल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे ट्रेडिंग पीएनएल, तो आई बिलीव सेल्स लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और यू नो रॉ मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड्स करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो गया। तो आपके पास यू नो ये प्रॉफिट भी आ जाएगा, ये देखो ये जीपी भी आ गया 30,000 जैसा भी आपने निकाला था। एक बार आपके पास जीपी आ जाएगा तो आई बिलीव नाउ जब आप बैलेंस शीट भी बनाओगे, तो बैलेंस शीट में क्योंकि आपके पास पहले से अगर आप इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहो ना, एक मिनट, यस अब आप देखोगे तो ये इश्यूड और पेड अप कैपिटल दे रखा था 2 लाख, वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये जो 5% डिबेंचर है 50,000 का 5%, इतना आपके पास क्या आएगा, आई बिलीव इंटरेस्ट भी चला जाएगा। तो ये मैंने पीएनएल में देखो अलग से इंटरेस्ट दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट हो गया। उसके बाद जब आप रिजर्व एंड सरप्लस पे आए, देखो तो शेयर कैपिटल बनाया है ना, और आपने नेट प्रॉफिट 27,500 ले लिया। फिक्स्ड एसेट्स, ये क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन है, ये सब चीजें देखो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है वो लिख दिया आपने। करंट एसेट्स जो आपने निकाले वो एज इट इज आप लिख दोगे सारा। देखो करंट एसेट्स जो जो आपने निकाला, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और डेटर्स, ये सब आपने जो निकाले थे ना यहाँ पर, वो सब एज इट इज ही आ गए। दैट इज व्हाट यू हैव रिटन डेटर्स। तो ये आपका इधर टोटल हो जाएगा, और यहां पर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो मैंने ये तो बैलेंसिंग फिगर बताया, बट नेट प्रॉफिट जितना आया था आपने वो यहाँ लिख दिया, डिबेंचर्स लिख दिया, करंट लायबिलिटीज लिख दिया, फिर भी यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स मैंने जो बैलेंसिंग फिगर बचा उसको मैंने रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस मान लिया 8750 को। आईसीआई ने इसको क्या करा है, आईसीआई ने इसको बैंक ओवरड्राफ्ट माना है, ठीक है। अगर आप इसको बैंक ओवरड्राफ्ट मानोगे ना, तो जो आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करा है उसमें क्रेडिटर्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखना पड़ेगा, और आपकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही आप मान सकते हो। तो देखो मैंने नोट करके भी आपको बता दिया इसमें, नोट फॉर रेफरेंस में, एज पर आईसीआई दिस अमाउंट ऑफ 8750 हैज बीन ट्रीटेड एज बैंक ओडी, ठीक है ना, which will form part of the current liabilities. Accordingly, the bank OD would also appear in the working capital statement under the current liabilities. In this case, the working capital requirement would be further reduced by 8750 and would be 1,52,500, वो माइनस करके आ गया, और हमने उसको रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस मान लिया, तो हमारी वर्किंग कैपिटल वही रहेगी। देखो ये भी नोट मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। Alternatively, we have considered the balancing figure of itna as opening balance of reserves. In this case, the current current liabilities working capital amount would remain unchanged. बस ये वाली बात है। तो बहुत सिंपल था दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 तो आपके साथ। चलो आफ्टर दिस नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अब आपका। Yes, let us read this question number 7 now. Question number 7 में आपको given है, Bhargav Limited furnish you with the following details with the request to calculate the estimated working capital requirement on total basis for the year 11-12.
Credit 2 months credit to domestic customers and 3 months to overseas buyer. Supplier to give 1 month credit. Time lag is 1 month in respect of all the expenses except sales promotion expenses which are payable in advance on quarterly basis. Projected figures for the year 11-12. Domestic sales 1,80,000. Export sales 36,000. Wages 42,000. Manufacturing expenses 57,000. Administrative expenses 60,000. Sales promotion expenses 30,000. ठीक है. उसके बाद inventories to be maintained as follows. आपको given है raw material 1 month for domestic and 2 months for export supplies. Finished goods 1 month for domestic and 3 months for export supplies. Gross profit is to be maintained at 25% on sales, while overseas buyers are to be allowed a special 10% discount. Special packing credit limits are available on 90% of the export stock of raw material and debtors, and additional cash balance to be maintained as safety margin, which is equivalent to 10% of total working capital. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन को समझने के लिए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त. ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना है टोटल बेसिस पर, ये बात तो समझ में आ गई. सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, तो यहां पर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के प्रोजेक्टेड फिगर्स आपको सारे गिवन है. देखो ये सब चीज गिवन है. बट इसमें एक बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि यहां पर डोमेस्टिक सेल्स अलग है और एक्सपोर्ट सेल्स अलग है दोस्त. ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स अलग होने से, एक्सपोर्ट सेल्स अलग होने से जब आप इस क्वेश्चन को देखने जाओगे तो इसमें सबसे पहले जब हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट करके बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए होता है, जो कि आपके पास यहां पर अवेलेबल नहीं है. आप कोई बोलेगा तो क्या हुआ सर, हम उसको बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं. हाँ, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, बट वही हमें समझना है ढंग से कि वो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा और कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सपोर्ट्स के लिए अलग और डोमेस्टिक के लिए अलग. क्योंकि एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक का जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उनके लिए हमें अलग अलग स्टॉक निकालने के लिए अलग अलग मंथ्स गिवन है. ऐसे ही जब हम उनका क्रेडिट भी देखेंगे तो भी अलग अलग है, तो हमें डेटर्स भी अलग अलग ही चाहिए. तो देयरफॉर अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, तो वो हम क्या करने वाले हैं. तो व्हाट आई वांट टू से इज, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक सिंपल सा जैसा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाते हैं वो तो आप बनाओगे. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कुछ गिवन नहीं है, वो छोड़ दोगे. उसमें आप वेजेस ऐड कर दोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे, तो आई बिलीव ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सीओजीएस बन जाएगा. फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करोगे तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट बन जाएगा. फिर आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपके पास सेल्स का फिगर आएगा, और जो सेल्स का फिगर आपके पास ये रहा, दोनों को ऐड करके. ये समझ में आ गया दोस्त यहां तक? हाँ ठीक है. अब जब हमें यहां तक समझ में आ गया, अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और बात थी कि हमारे पास है ना ग्रॉस प्रॉफिट टू बी मेंटेन 25% ऑन सेल्स है, व्हाइल ओवरसीज बायर आर टू बी अलाउड अ स्पेशल 10% डिस्काउंट. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर डोमेस्टिक सेल्स 180 है तो इस डोमेस्टिक सेल्स का 180 में से अगर मैं 25% माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो डोमेस्टिक का आ जाएगा. ऐसे ही जब मैं 36 का एक्सपोर्ट सेल्स लूंगा तो देखो दोस्त, ये 36 का एक्सपोर्ट सेल्स तो ना 10% डिस्काउंट के बाद है. लेट इसको ऐसा समझो आप कि मैं भाई उसमें 10% का डिस्काउंट देते थे ना आप, तो जितना आपका जीपी था वो तो अब 15 ही रह गया ना इसमें. बट वो भी 15 किसका, 15/90 का, क्योंकि ये जो आपके पास एक्सपोर्ट सेल्स है वो तो आफ्टर डिस्काउंट ही होगी ना, 10% के डिस्काउंट के बाद. तो या तो मैं इसको 40,000 कर दूं, क्योंकि 36,000 इज 90% ऑफ एक्चुअल सेल्स 10% डिस्काउंट के बाद. तो मैं इसको जब 40,000 कर दूंगा तो वो 40,000 का मैं 25% निकाल लूंगा. तो वो 40,000 का 25% आई विल कैलकुलेट, और उस 25% जो भी आएगा उसमें से मैं वापस से 4,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो तो डिस्काउंट देना ही था मुझे, तो मेरे पास उसका प्रॉफिट आएगा. और फिर 36,000 माइनस दैट विल गिव मी द सीओजीएस ऑफ दैट थिंग. समझ में आ रही है ना बात? क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि 10% का उसमें स्पेशल डिस्काउंट था. तो व्हाट आई वांट टू से इज, देखो मैं आपको चेक करके बताता हूं, ये सामने आप समझ पाओगे मेरी बात को. मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा, सबसे पहले जगह छोड़ दी, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया तो उसको सीओपी और सीओजीएस बोल दिया. फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ऐड करा, टोटल कॉस्ट बोला, प्रॉफिट करा और सेल्स आ गया.
अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं मेरी बात को सुनो। देखो डोमेस्टिक की सेल्स 180 थी, तो ये 180 पर 25% मैंने जीपी माइनस करा तो मेरे पास 135 का सीओजीएस आया। अब मैं जब इसकी बात करता हूं एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स का सेल 36 तो 90% आफ्टर डिस्काउंट है ना वो, तो उसका अगर मैं 100% निकालूंगा तो 40,000 आ गया, 40,000 का 25% निकालूंगा 10,000 आ गया, तो फिर मेरे पास उसका सीओजीएस आया 30,000 रुपए। हाँ, क्योंकि वो स्पेशल डिस्काउंट है, वो तो हम अलग से पीएनएल में दिखा देंगे। तो ये मेरे पास इसका सीओजीएस आ गया 30,000 रुपए का। अब व्हाट आई वांट टू से इज, अगर अब आप चेक करोगे तो देखो 135 प्लस 30, ये दोनों को आप ऐड करते हो 165, ये आपके पास सीओजीएस 165। हाँ समझ में आई आपको बात? भाई मैंने क्या बोला कि वो जो 36,000 वो तो आफ्टर डिस्काउंट ही था ना, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट व्हाट आई डिड वाज 36,000 इज 90% ना, तो व्हाट आई डिड वाज 36,000 डिवाइड बाय 90 इनटू 100 करके 40,000 आया, और फिर 40,000 का 25% निकाल दिया तो वो 10,000 आ गया, और फिर माइनस कर दिया तो सीओजीएस 30,000 आ गया। अब जब मेरे पास ये 165 टोटल सीओजीएस है, उसमें से मैं दोनों माइनस करूंगा तो रॉ मटेरियल आ जाएगा। अब ये रॉ मटेरियल का स्टॉक मेरे को अलग अलग चाहिए, एक्सपोर्ट्स के लिए अलग और डोमेस्टिक के लिए अलग, तो अब मैं इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करूं, क्योंकि वो 165 में से दोनों माइनस करके तो आ गया, तो आई बिलीव मेरे पास सीओजीएस के रेशियोज हैं, तो व्हाट आई विल टेक इज आई विल डिवाइड द एंटायर रॉ मटेरियल ऑफ 1,66,000 आई बिलीव वो आएगा 66,000 नॉट 166, 66,000 का आएगा, वो 66,000 को मैं सीओजीएस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मेरे को एक्सपोर्ट्स का रॉ मटेरियल अलग मिल जाएगा और मेरे को डोमेस्टिक का रॉ मटेरियल अलग मिल जाएगा। हाँ बस मेरे को यही दो चीजें चाहिए थी अलग से, तो वो मैंने निकाल दी। देखो अब इसको मैं ऑल्टरनेटिवली 66,000 को मैं सेल्स के रेशियो में भी ले सकता था 180 और 36,000 के बेसिस पर, बट बेटर है आई शुड टेक ऑन सीओजीएस बेसिस, ठीक है। तो देखो ये दे दिया मैंने, आरएमसी ऑफ 66,000 इज एलोकेटेड टू डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स इन द रेशियो ऑफ सीओजीएस एज फॉलोज। आरएमसी 66,000 को 135:130 कर दिया मैंने, तो मेरे पास 54,000 डोमेस्टिक के लिए आरएमसी आ गया, और 54 आ गया ना, 66 माइनस 54 व्हेन आई विल डू, तो आई विल बी गेटिंग 12,000 मेरे पास एक्सपोर्ट्स के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। बस मेरे को यही चाहिए था अलग अलग, क्योंकि अब मेरे को स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह मैं निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो वंस आई हैव डन दैट, अब वापस से मैं समझा रहा हूं कैसे करा मैंने। 1,80,000 का 25% माइनस कर दिया जीपी, तो सीओजीएस तो उसका तो आ गया, बट जब मेरे को ये वाला निकालना है एक्सपोर्ट्स वाला, तो जब मैं एक्सपोर्ट्स वाला निकालने जाऊंगा तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एक्सपोर्ट्स वाले में 40 लिया, 40 कैसे आया, 36,000 डिवाइडेड बाय 36,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो 40 आया, 40 का 25% 10,000 आया, और फिर मैंने 30,000 निकाल दिया उसमें से माइनस करके। अब कोई बोलेगा अरे सर बट आप तो वो 36 लो ना एक्चुअल जो हुई, तो हाँ ले लो यार, 40 को 36 कर दिया तो 4,000 कम, तो यह जो प्रॉफिट है जो 10,000 है वो भी 10,000 की जगह कितना हो जाएगा, 6,000 ही हो जाएगा, 4,000 उसमें से तो कम होंगे, कॉस्ट तो वही रही ना आपकी, तो आप 36 माइनस 6 करके भी लोगे तो भी आपके पास आएगा तो आंसर यहां पर 30 का ही। तो 40 माइनस 10 करो चाहे 36 माइनस 6 करो, आंसर इज गोइंग टू रिमेन 30,000 ओनली। इसीलिए हम इसको सीओजीएस के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो हमारा 66,000 का रॉ मटेरियल बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको, तो 54 और 12 आ गया। इस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट था जो समझना था। अब ऐसा क्यों करा आप समझ गए ना ढंग से, भाई मैंने उसमें 10% का डिस्काउंट दिया है साहब, तो जो मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं उससे मेरी कॉस्ट थोड़ी कम हुई है, कॉस्ट तो वही रही, डायरेक्टली प्रॉफिट पर फर्क पड़ गया। भाई सेलिंग प्राइस कम करने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी कम होगी, सेलिंग प्राइस कम करने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा उतना ही। तो अगर सेलिंग प्राइस 10 से कम करा तो प्रॉफिट भी 10 से कम कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं 36,000 अगर मेरी सेल्स है तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा ना वो प्रॉफिट होगा 15/90। आप ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्टली, 36,000 इंटू 15/90। 15/90 क्यों करा मैं बार बार समझा रहा हूं, 100 रुपए की एक्चुअल सेल्स होती है तो 25 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 75 की कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट तो 75 ही रहेगी, अब सेलिंग प्राइस 100 से 90 हो गई तो प्रॉफिट तो 15 ही बचा, क्योंकि कॉस्ट तो सेम ही रही 75। इसलिए प्रॉफिट निकालना है तो मैं 15
अपॉन 90 इंटू 36,000 भी कर सकता हूं, और या फिर मैंने उसको ही पहले 36,000 को 40,000 बना दिया, एक्चुअल सेल्स की वैल्यू पर ही ले आया मैं उसको, और जब एक बार वो एक्चुअल सेल्स की वैल्यू पर ही आ गया तब मैंने उसका डायरेक्टली 25% माइनस कर दिया, तो भी मेरे पास सीओजीएस आ गया। हाँ, एक बार ये आ गया, उसको अब मेरे को क्या करना है, जो रॉ मटेरियल मैंने निकाला 66,000, उसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक्सपोर्ट्स का अलग और डोमेस्टिक का अलग। ये क्यों करा, बस अब मेरे को इसके सबकी वैल्यूज निकालनी थी अलग अलग, इसलिए अब मैं उसकी सबकी वैल्यू समझाता हूं आपको। सबसे पहले जब आप क्रेडिट पीरियड अलाउड करते हो तो हम डेटर्स को अलाउड करते हैं ना 2 months टू क्रेडिट टू द डोमेस्टिक कस्टमर्स, तो 1,80,000 इंटू 2/12 और 36,000 इंटू 3/12, ये तो हमने डेटर्स निकाल दिया। डेटर्स लिखोगे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट एक ही साइड में चलेगा, दो कॉलम मत बनाना, एक ही चलेगा मगर उन दोनों को अलग अलग दिखा करके ऐड कर देना। ऐसे ही ये सप्लायर का तो क्रेडिटर्स बाद में लेंगे, टाइम लैग इन एक्सपेंसेस ये भी बाद में लेंगे, और प्रमोशन एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लोगे आप तो 30,000 इंटू क्वार्टरली बेसिस है तो 3/12 कर देना, तो ये आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ गए। उसके बाद जब आप रॉ मटेरियल का स्टॉक लोगे तो रॉ मटेरियल में 1 month फॉर डोमेस्टिक है ना, तो डोमेस्टिक का 54,000 इंटू 1/12 और 2 months फॉर एक्सपोर्ट सप्लाईज है तो 12,000 इंटू 2/12, ये आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा दोनों को ऐड करके। फिनिश गुड्स का भी जब आप लोगे तो 1 month फॉर डोमेस्टिक एंड 3 months फॉर एक्सपोर्ट, तो आपकी टोटल जो कॉस्ट आई थी COGS जो आया था वो 135 और 30 था, तो 135 इंटू 1/12 और 30 इंटू 3/12, ठीक है ना। ये फिनिश गुड्स का भी आ गया, और आपके पास डेटर्स भी आ गया, और आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ गया, और अब एन एडिशनल कैश बैलेंस टू बी मेंटेन एज सेफ्टी मार्जिन व्हिच इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, ये हम बाद में करेंगे, सेफ्टी मार्जिन में कैश को ऐड कर देंगे, और कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये तीनों चारों चीजें आ गई। अब हम इसके बाद लेंगे क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का रॉ मटेरियल के लिए लोगे तो 66,000 इंटू 1/12 कर दोगे आप। उसके बाद आप वेजेस का लोगे, ऑल एक्सपेंसेस था ना ये, तो 1 month का है तो वेजेस का लोगे तो 42,000 इंटू 1/12, फिर मैन्युफैक्चरिंग का लोगे 57 इंटू 1/12, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगे 60,000 इंटू 1/12, ये तीनों भी आ गए आपके पास। फिर आपको इसमें एक स्पेशल पैकिंग क्रेडिट लिमिट मिल रही है 90% की, तो ये जैसे बैंक ओडी होता है वैसे हमारे पास स्पेशल क्रेडिट लिमिट आएगी, तो जितने भी आपने एक्सपोर्ट्स का स्टॉक निकाला होगा रॉ मटेरियल का ये वाला, और जितना भी आपने डेटर्स निकाला है ओवरसीज का, वो दोनों को ऐड करके उसका 90% आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा, तो वो आपके क्रेडिट लिमिट लायबिलिटीज में भी आ जाएगा। माइनस कर दोगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। उस वर्किंग कैपिटल में आपको बोला है कि 10% इक्वल टू 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, तो वो तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है, उसको डिवाइड बाय 90 करो तो 10 निकाल लो और 100 टोटल वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, दैट्स इट। वो आपका सेफ्टी मार्जिन भी होगा। देखो यस, आंसर आप चेक करो यहां से, है ना। देखो सबसे पहले वो तो मैंने बता दिया ना आपको। अब देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकाला हमने, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 54,000 इंटू 1/12, 12,000 इंटू 1 जो भी था आपका 1/12 या जो भी था 2/12 होगा वो, हाँ 2/12, तो ये आ गया आपके पास, ये आपके पास 6500 आ गया। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आपने ऐसे निकाला 135 का 1/12 और 30,000 का 3/12 करके, ये भी आ गया। फिर डेटर्स भी निकाला आपने 180 का 2/12 और 36 का 3/12 करके भी आ गया, ये भी आ गया। और प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस भी आ गया। फिर करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स फॉर परचेज 66 का 1/12 कर दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें हमने सब ले लिए, स्टार मार्क कर दिया, तो वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का 1/12 कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है स्पेशल पैकिंग क्रेडिट लिमिट, जो मैंने आपको बोला 90% ऑफ, एक तो ये एक्सपोर्ट का स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और उसका डेटर्स 9,000, तो 11,000 का 90% 9,900, ये सब करा, नेटवर्किंग कैपिटल आया। ये नेटवर्किंग कैपिटल 90 होगा क्योंकि आपको जो सेफ्टी मार्जिन रखना है वो टोटल वर्किंग कैपिटल का लगना है, तो वर्किंग कैपिटल टोटल अगर 100 हुआ तो ये तो 90 है क्योंकि इसमें सेफ्टी मार्जिन ऐड करना है, तो 100, 10 और 90 करके ये आपका आंसर आ गया 47,889। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 में समझने वाली बात क्या थी, वो जो आपके पास रॉ मटेरियल का 66,000 बैलेंसिंग फिगर आया था उसको कैसे डिवाइड करा है। तो उसको डिवाइड करने के लिए दो पार्ट वापस से मैं समझाता हूं कैसे करा हमने, वो आप समझ गए यार, वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी अगर सेल्स 100 है नॉर्मल तो 25 का जीपी तो 75 की कॉस्ट COGS, तो वही 75 की कॉस्ट एक्सपोर्ट्स के लिए भी होनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट थोड़ी, मैं अगर डिस्काउंट दूंगा तो कॉस्ट कम नहीं होगी, तो वो 75 ही रहेगी। तो सेलिंग प्राइस वहां पर 100 की जगह 90 हो गई, तो जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, 15 का प्रॉफिट रहा, मगर 15
जब सेलिंग प्राइस 90 होगी तो 15/90 करना पड़ेगा। तो 36,000 इंटू 15/90 करूंगा तो भी 6,000 आ जाएगा। तो 36 माइनस 6 30,000 का ही मेरे को COGS मिलेगा। और उसकी वजह मैंने क्या करा, उस 36,000 को मैंने डिवाइड बाय 90 करके इंटू 100 कर दिया, तो 100% की वैल्यू आ गई, दैट इज 40,000। और वो 40,000 का मैंने 25% निकाल दिया, दैट इज 10,000। तो माइनस कर दिया, 30,000 मेरे पास COGS। फिर मैंने सब अलग अलग कर दिया। चलो, आपको आ गया क्वेश्चन समझ में ढंग से, क्लियरली? हाँ, अब हम मूव करेंगे आपका, आई बिलीव दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर गोइंग टू डू नाउ। चलो, अब हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यस, सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 मैं मेरी बुक में से पढ़ रहा हूं एक बार, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको? मा लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग अ प्लास्टिक कंपोनेंट। द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन एसर्टेन्ड फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट्स विच इज द फुल कैपेसिटी। कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में आपको गिवन है। मटेरियल 40, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 20, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6, डेप्रिसिएशन 10, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4। The selling price per unit is expected to be 96 and the selling expenses is 5 per unit, 80% of which is variable. In the first 2 years of operation, the production and sales are expected to be as follows. Year 1 में production 6,000 units का, तो number of units sold will be 5,000. और year 2 में production 9,000 units का, तो sales होगी 8,500 की। ओके, इसके बाद आपको गिवन है टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक ऑफ मटेरियल 2.25 मंथ्स एवरेज कंजम्पशन, वर्क इन प्रोग्रेस नील, वेरी गुड, डेटर्स 1 मंथ एवरेज सेल्स, कैश बैलेंस 10,000, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल 1 month average purchase during the year, underline this pointer, average purchase during the year. और creditor for expenses is 1 month average of all expenses during the year, ठीक है? Prepare for the 2 year, 2 year के लिए बनाना है हमको। Projected statement of profit and loss ignoring taxation and a projected statement of working capital requirement on total basis, ठीक है दोस्त? तो इस बार आप 2 साल का बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ML लिमिटेड वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। वापस से अगर हम चालू करते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना है तो आपको बार बार पता है कि हमको सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाना है, जो कि इस बार क्वेश्चन में पीएनएल का आपसे पूछा ही है, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा ही है। तो दोस्त हम वही बना देंगे, वही हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो अब जब हम वो बनाने जाएंगे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले आप उसमें क्या लोगे? तो मटेरियल ही लोगे। तो मटेरियल जब आप लोगे तो आई बिलीव हम प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट 6,000 का करें, तो 6,000 इंटू 40 मटेरियल आ गया। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी जब आप लोगे तो 20 इंटू 6,000। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, अभी हम फर्स्ट 2 कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में जब आपने करा तो 6,000 इंटू 40 और दूसरे कॉलम में 9,000 इंटू 40, ठीक है? फिर डायरेक्ट लेबर जब आपने लिया तो 20 इंटू 6,000 और 20 इंटू 9,000, यहां तक क्लियर है। फिर जब आपने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिया तो 6 इंटू 6,000। नो 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 नो, गलती हो जाएगी। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लोगे तो 6 इंटू 12,000 लेंगे, 72,000 दोनों साल में आएंगे क्योंकि वो फिक्स्ड है। ठीक है ना? ओके, तो फिर जब हम ये सब चीजें ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन भी 10 इंटू 12,000 करके 1,20,000 लेना। प्रोडक्शन से डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ओके, तो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। तो जब हम ये सब ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और डेप्रिसिएशन, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया यहां तक, ठीक है? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद आई बिलीव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सीओजीएस में आपको पता है डिफरेंस होता है, दैट इज ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ, ठीक है ना? तो अब हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी देखना पड़ेगा, राइट? ओके, तो नाउ what we have to see over here will be, I believe अब हमको क्या चाहिए? अब हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए होगा। तो जब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 6,000 का प्रोडक्शन है,
तो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक तो नील होगा क्योंकि हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर का नील आया। जब फर्स्ट ईयर का नील आया तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स का हो गया, और सॉरी 1,000 यूनिट्स का हो गया। तो जितना भी आपका सीओपी आया उस बेसिस पर आप क्लोजिंग स्टॉक 1,000 यूनिट का निकाल लोगे। ठीक है, अब कैसे वैल्यू करते हैं? सो सीओपी जो भी आया आपका डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 करके आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल दिया। तो जब आप उसमें से सीओपी में से वो माइनस कर दोगे तो आपके पास सीओजीएस आ जाएगा, 5,000 यूनिट का ही आ गया वो सीओजीएस। और फिर उसमें आप फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4 इंटू 12,000, 48,000 के फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहां पर भी आएंगे, वहां पर भी आएंगे। अभी सेकेंड ईयर का मैंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं बताया, उसको जाने दो अभी। तो पहले मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहा हूं, तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी ऐड कर दोगे। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस जब आप करोगे तो 80% ऑफ विच इज वेरिएबल बताया है, तो 5 रुपए का है ना, तो आई बिलीव 4 रुपए तो वेरिएबल हो गया, तो एक 1 रुपीज जो आपका सेलिंग एक्सपेंस था वो फिक्स्ड है ना, तो 1 इंटू 12,000, 12,000 तो फिक्स्ड ही आ जाएगा, और 4 रुपए इंटू 5,000 क्योंकि वही वेरिएबल है, तो 4 इंटू 5,000, 20,000 रुपए आपके ये आ जाएंगे। तो ये आपने करा, तो फिर उसके बाद आप इसको ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर प्रॉफिट और सेल्स। तो सेलिंग प्राइस भी आपको गिवन है 96, तो 96 इंटू 5,000 ये आपके पास सेल्स भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग पे करांगे। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, समझ में आया? हाँ, अब सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर पे मैं आपको सीओपी तक तो लिया है, ठीक है। अब सीओपी के बाद आप ओपनिंग स्टॉक लोगे, वो ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? तो जो इस बार का क्लोजिंग स्टॉक था वही ओपनिंग स्टॉक बन गया 1,000 यूनिट्स का, तो वो ओपनिंग स्टॉक बना 1,000 यूनिट्स का। अब आप बात समझना, बहुत अच्छे से बात समझना। अब 1,000 का ओपनिंग स्टॉक आया यूनिट्स का, 9,000 इस बार का प्रोडक्शन करा, तो टोटल 10,000 हो गया, और वो 10,000 में से अगर मैंने 8,500 का ही सोल्ड करा है तो इसका मतलब 1,500 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो यानी यहां का जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 1,500 का आएगा। वैल्यू कैसे करेंगे? तो वैल्यू तो सेम करेंगे, जितना भी सीओपी आया था 9,000 वाले का, तो जो भी सीओपी आया डिवाइड बाय 9,000 इंटू 1,500, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद वापस से सेम आप करने वाले हो, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन तो वही रहेंगे 48,000 ही, फिर सेलिंग में भी 12,000 तो फिक्स वाले तो वही रहेंगे, और जो 4 रुपए इंटू 8,500 कर दोगे वो आपके पास सेल्स के वेरिएबल भी आ गए, और फिर ऐड करोगे टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। यहां तक समझ में आया? चेक कर लेते हैं इसको, देख लो। यही सेम चीज करी है इसने यहां पर। लेट अस सी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। हाँ देखो, यहां से एक मिनट, मैं यहां रख रहा हूं अपने आपको, यस। हाँ, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में 6,000 इंटू 40 करा, 9,000 इंटू 40 करा। डायरेक्ट लेबर में 6,000 इंटू 20 करा, 9,000 इंटू 20 करा। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरे ले लिए 12,000 इंटू 6 करके दोनों में, और डेप्रिसिएशन में दोनों में ले लिया, तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब फर्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक नहीं लाया, और ये वैल्यू कैसे है 92,000 की, तो 552 डिवाइड बाय 6 इंटू 1,000, 92,000, और इसको माइनस करा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पूरे आ गए, और 12,000 इंटू 5 का वो करा 12,000, और आपने 20,000 करा तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, ये आपके पास सेल्स आ गया, तो आपने प्रॉफिट निकाला। अब जब आप सेकेंड ईयर में आए तो 360 यहां तक समझ में आ गया। ये 92 ओपनिंग बन गया, फिर 732 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 1,500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 122 की, और ये माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, इसको माइनस करते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एड एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस और ये प्रॉफिट। चलो दोस्त, यहां तक क्लियर हुआ? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वापस से मैं बोल रहा हूं, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट में मजा आएगा, पढ़े। चलो लेट अस रीड दिस नाउ। अब वर्किंग कैपिटल सॉरी, अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। अरे इतनी देर तक लगातार बोलना पड़ता है मुझे, तो इसलिए एकदम से खांसी आ गई। ओके, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। चलो, तो अब जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूंगा तो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले मैं स्टॉक ऑफ मटेरियल लूंगा ना। अब स्टॉक ऑफ मटेरियल तो 2.25 मंथ ऑफ एवरेज कंजम्पशन बोला है, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूं ना। जितना भी मेरा फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का 2 कॉलम भी बनाने पड़ेंगे ना मुझे, तो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जब मैं बनाऊंगा तो जितना भी मेरे पास रॉ मटेरियल था उसको मैं मल्टीप्लाइड बाय आरएमसी को मल्टीप्लाइड बाय 2.25 डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, यहां तक आ जाएगा। डब्ल्यूआईपी है नहीं, वेरी गुड। जब मैं अब आप स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात करते हैं, वो गिवन ही नहीं है यहां पर। क्यों गिवन नहीं है? क्योंकि अरे आपने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाया तो वहां पर लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो वही तो क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा।
तो इसलिए वही क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज जो आपने निकाला 92 और 122 वो आपका स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो समझा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार करना है इसको, 2 बार करना ही है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व करा तो आगे के सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। 6th 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4th इंपॉर्टेंट है और 5th इंपॉर्टेंट है, ये चारों क्वेश्चन करने हैं आपको। चलो, तो अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी लिख दिया आपने। अब हम लेते हैं उसके बाद डेटर्स। तो डेटर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, 1 मंथ ऑफ एवरेज सेल्स, तो जितना भी आपका सेल्स है उसको आप 1/12 कर देना दोनों में, वो आ गया आपके पास डेटर्स भी। कैश बैलेंस दोनों में 10,000 लिख देना। और इसके बाद आई बिलीव, हाँ बस ये यहां तक तो समझ में आ गया। ये सबको ऐड करेंगे तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसमें से एक तो क्रेडिटर्स माइनस करना और एक्सपेंसेस। पहले एक्सपेंसेस बताता हूं, 1 मंथ एवरेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑल एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट लेबर ले लेना, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ले लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव ले लेना और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ले लेना, वो सब ले लेना, सिर्फ डेप्रिसिएशन को छोड़ करके वो सारे एक्सपेंसेस लोगे और उसको मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कर देना। तो ये दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आ गए। अब बात करते हैं साहब क्रेडिटर्स की। इंपॉर्टेंट क्रेडिटर्स के बारे में क्या बात है, क्रेडिटर्स फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल 1 मंथ एवरेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सही बात है, क्रेडिटर्स किसका निकलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का निकलेगा या क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल परचेज का निकलेगा, सोच के बताओ। सेल्स और डेटर्स किसका निकालते हो, सेल्स का निकालते हो, यस। तो जब क्रेडिटर्स निकालेंगे तो भी परचेज का निकालेंगे, यस। तो अभी तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का आरएमसी है, परचेज नहीं है। बट जब हम एग्जिस्टिंग कंपनी होते हैं तो वहां पर आरएमसी और परचेज इक्वल होता है, क्योंकि हम असम्पशन लेते हैं कि वी आर मेंटेनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इज सेम, देयरफॉर आरएमसी इज इक्वल टू परचेज। बट व्हेन वी आर द न्यू कंपनी, ये न्यू कंपनी की बात है, हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, तो जब भी हम न्यू कंपनी की बात करते हैं ना, तो न्यू कंपनी की बात में परचेज और आरएमसी सेम नहीं हो सकते। तो यहां पर हमें आरएमसी से परचेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, तो जितना भी आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें आप प्लस करो क्लोजिंग और माइनस करो ओपनिंग। तो फर्स्ट ईयर की बात करूंगा मैं, तो जितना भी आपके पास आरएमसी आया था, देखो मैं चेक करवाता हूं आपको, ये जितना भी आपके पास आरएमसी आया था 240, इस 240 में जो आपने फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो ऐड कर देना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो अभी आपने बनाया है, और माइनस ओपनिंग तो नील हो गया, तो आपके पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा और उसका आप क्रेडिटर्स निकालोगे। फिर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। ये आरएमसी आया, इसमें आप प्लस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने अभी निकाला था, 240 इंटू 2.25 डिवाइड बाय 12 करके निकाला था ना, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आया, वो ऐड करा, और माइनस ओपनिंग करना है, तो ओपनिंग तो फर्स्ट ईयर में नील हो गया, तो परचेज जो भी आएगा फिर उस परचेज का क्रेडिटर्स निकलेगा। स्टॉक तो आरएमसी का ही निकलता है, मगर क्रेडिटर्स हमेशा परचेज के निकलते हैं। और जो अभी तक के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें ऐसा इसलिए नहीं करवाना पड़ रहा था क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्टिंग कंपनी होती थी, तो वहां पर हमारा अजम्पशन जाता था कि ओपनिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग। कभी भी अभी तक के कोई भी क्वेश्चन न्यू कंपनी के नहीं थे, ये पहला क्वेश्चन आया न्यू कंपनी का, इसलिए यहां पर परचेज की बात समझानी थी आपको। आ गई समझ में? चलो मैं दिखा भी देता हूं अब आपको ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं। देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 240 का 2.25 डिवाइड बाय 12 करा तो 45,000, तो यानी परचेज कितना आया 240 प्लस 45 यानी 285, तो जो क्रेडिटर्स निकाले देखो 285 का ही निकाला है। यही तो पॉइंट है, अभी मैं समझाऊंगा ना, दिखाऊंगा आगे। तो पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल समझ में आ गया दोनों का, फिर आपने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो जो मैंने बताया वही लिया, फिर आपने डेटर्स भी निकाल दिए दोनों के, वो भी आ गए, और कैश बैलेंस जो गिवन था तो एक ग्रॉस आ गया था। फिर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस ले लिए थे और उसका 1/12 कर दिया। यहां तक आपका आंसर मैच हो गया। आप क्रेडिटर्स निकालने के लिए देखो उसने पहले फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का दोनों का परचेज निकाला है, वो वर्किंग नोट बनाया गया, देखो ये रहा वर्किंग नोट, यस। अब आप इस वर्किंग नोट को चेक करो। हाँ पहले यहां पर चेक करते हैं, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बता दिए पहले तो 1000 और 1500, ठीक है। वैल्यूएशन बता दिया उसने, वो वैल्यूएशन भी आप देख चुके हो 92 और 122। तो अब हम बात करते हैं, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करा, तो फर्स्ट ईयर में 240 इज इक्वल टू नील प्लस परचेज माइनस 45, तो 285 का परचेज। अब सेकंड ईयर में जब करा तो ये वाला आपका ओपनिंग बन जाएगा, 45 आपका ओपनिंग बन गया, तो ये रहा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग जो आपके पास है वो दे ही रखा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास है ऐसे ही, तो आपके पास ये सेकंड ईयर का आ गया। और फिर आप इसका यहां पर निकाला है वो क्रेडिटर्स यू हैव कैलकुलेटेड फॉर दिस वैल्यूज 1/12 करके। नहीं समझ में आएगा तो फोन करना।
बट आई बिलीव समझ में आ गया होगा। हाँ, तो जब भी न्यू कंपनी होगी तो परचेज वैल्यू निकालनी पड़ती है। इसका मतलब सिर्फ क्रेडिटर्स में फर्क आता है, आपके स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में फर्क नहीं आएगा, क्रेडिटर्स में फर्क आएगा, और वो क्रेडिटर्स का फर्क इस तरीके से निकलेगा। चलो, यहां तक समझ में आ गया तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम आ जाएंगे आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर इस टॉपिक के लिए। 11th क्वेश्चन है, वो न्यू टॉपिक है, दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, है ना। तो अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं। आपका क्या गिवन है, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस से। A company newly commenced business on 11/12 has the under mentioned projected profit and loss account. Sales given है, cost of goods sold given है, तो माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 11,40,000 रुपए है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,80,000 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस 2,60,000 रुपए, तो टोटल मिलाकर के 5,40,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख बताया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख का माइनस करा तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैज बीन अराइव्ड एज एट अंडर मटेरियल यूज्ड, ठीक है, जो ऊपर का था ना 30,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसका ब्रेकअप बताया। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ब्रेकअप बताया है यहां पर आपको। दैट इज मटेरियल यूज मतलब मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम 16,80,000 है। वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12,50,000 रुपए के हैं, और डेप्रिसिएशन आपका 4,70,000 रुपए का है। तो ऐसे मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34 लाख हुआ। उसमें से आपने स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10% ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड जो भी करा 3,40,000 माइनस करा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 30,60,000 आया। ये ऊपर का ब्रेकअप यहां पर आ गया सारा, 30,60,000 का ब्रेकअप आ गया पूरा। ठीक है ना, आगे पढ़ता हूं। द फिगर गिवन अबव रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स एंड नॉट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन in terms of physical units will be in process on the average requiring full material but only 40% of the other expenses. Company believes in keeping material equal to 2 months consumption in stock. All expenses will be paid 1 month in arrears. Supplier of material will extend 1 month credit. Sales will be 20% for cash and rest at 2 months credit. 90% of the income tax will be paid in advance in quarterly installments. Company wishes to keep 1 lakh in cash. Prepare an estimate of requirement of working capital and cash cost working capital. ओहो, इस बार दोनों पूछा है। वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट वर्किंग कैपिटल भी पूछा है। बट उसी के साथ साथ इस बार क्वेश्चन में आपको वर्क इन प्रोग्रेस की भी इंफॉर्मेशन बता रखी है। बट ये बताया कि ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स की है, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बता रखा है। अरे यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो आप इस क्वेश्चन को। हाँ यस फ्रेंड्स, सो अब जब हम ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को वापस से अगर पढ़ोगे तो मेरे को ये बताना है कि इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये वाली जो फिगर्स है ना, ये सब सिर्फ फिनिश गुड्स की है, ओनली टू फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस की नहीं। और वो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट बनता है वो तो पूरे का बनेगा ना यार। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स विल बी इन प्रोसेस ऑन एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ द अदर एक्सपेंसेस। तो दोस्त, ये जो कॉस्ट है ना, जैसे आपके पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये रॉ मटेरियल है, ये वेजेस है, ये डेप्रिसिएशन है, ये सब फिनिश गुड्स का है सिर्फ। तो अब हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हमको पूरा पूरा लेना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पहले फुल वाले के लिए बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 हम कैश कॉस्ट वाला भी बनाएंगे। कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना, वो भी हम करेंगे। बट पहले मैं वर्किंग कैपिटल आपको ये वर्किंग कैपिटल टोटल वाले के लिए समझाता हूं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, सबसे पहले आप आरएमसी लोगे, बट यहां पर जो आरएमसी है ना, ये 16,80,000, ये तो सिर्फ फिनिश गुड्स का है।
इस आरएमसी का एक कॉलम फिनिश गुड्स के साथ साथ हम वर्किंग प्रोग्रेस का भी बनाएंगे और फिर हम टोटल बनाएंगे। तो 3-4 कॉलम बन गए, पर्टिकुलर्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और टोटल। तो जब आप फिनिश गुड्स लोगे तो फिनिश गुड्स के लिए तो आपका ये आ गया 16,80,000। फिर वो फिनिश गुड्स 16,80,000 में आप 16,80,000 फिनिश गुड्स के कॉलम में रॉ मटेरियल आ गया। जब आप वर्क इन प्रोग्रेस का निकालोगे तो कितना निकालोगे, तो 16,80,000 का 100% मटेरियल कंप्लीट बोला था ना, फुल मटेरियल, तो 100% इंटू 15%, ये 100% के लिए तो 15% ही WIP है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल निकल जाएगा। तो 16,80,000 इंटू 15% इंटू 100%, हाँ, दैट विल बी योर आंसर। तो वो रॉ मटेरियल आया वर्क इन प्रोग्रेस के लिए उस कॉलम में। फिर ये दोनों रॉ मटेरियल को ऐड करेंगे तो वो टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका। फिर उसके बाद सेकंड हो गया वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12,50,000। 12,50,000 फिनिश गुड्स के कॉलम में, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए 12,50,000 इंटू 15% इंटू 40%, क्योंकि वो 40% ही कंप्लीट था, तो वो और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास वेजेस और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए। फिर सेम आप लोगे डेप्रिसिएशन 4,70,000 इंटू 15% इंटू 40%, तो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी आ गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस का भी टोटल करके डेप्रिसिएशन भी आउटर कॉलम में आ गया। समझ में आई यहां तक बात? हाँ, तो ये सब करा ऐड, तो आपके पास सीओपी आया था ये वाला, और वो सबको ऐड करोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू आ गया क्लोजिंग WIP का, हाँ, है ना। और उसके बाद इसमें से ये फिनिश गुड्स माइनस कर दिया 3,40,000 रुपए का, तो आपके पास 30,60,000 रुपए यहां पर COGS बचा। वो 30,60,000 में आप ये सब ऐड करोगे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये सब वर्क इन प्रोग्रेस के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का कॉलम COP तक ही खत्म हो जाता है, वहीं पर ही तक ही रहता है सिर्फ आपका वर्क इन प्रोग्रेस, इसीलिए तो ये सब आपका फिनिश गुड्स के कॉलम और टोटल कॉलम में ही चल रहा है। और फिर वापस ये पूरा वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और वो फिर सेल्स आ जाएगा आपके पास। दैट इज व्हाट यू हैव डन, राइट। ये हमारा बना टोटल बेसिस के लिए। अब यही सेम अगर मैं कैश कॉस्ट बेसिस की बात करूंगा आपसे, तो कैश कॉस्ट बेसिस में आप ये क्या करने वाले हो, तो आई बिलीव आप रॉ मटेरियल तो पूरा ले लोगे 1680, और वर्क इन प्रोग्रेस का भी ले लेंगे, ठीक है ना, जितना आपने ऊपर लिया था वो दोनों को ऐड करके आ गया। वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी दोनों का ही आ गया, बट वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो जो आपके पास 1680 और 1250 ही ऐड करा ना आपने, 1680 और 1250 मतलब वो पहले वाला भी, वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी, ये सब जब आपने ऐड करा, वर्क इन प्रोग्रेस वाला नहीं भी करोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन में बस वो मत लेना, ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस वाला मत लो आप। तो आपके पास तो ये 1680 और 1250 ही आया फिनिश गुड्स का, हाँ, और इसको ऐड करा तो आपका 34, मतलब ये दोनों को ऐड करा तो आपके पास आ गया ये 28, आप इनको ऐड करोगे तो 28, 29,30,000 रुपए मेरे हिसाब से। तो आप इसी का ही 10% ले लोगे फिनिश गुड्स के लिए, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होना चाहिए दोस्त, हाँ, तो हम इसी का ही फिर फिनिश गुड्स ले लेंगे। तो बस वही आपका COP मतलब COP और फिर वो COGS बन जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस वो सब तो सेम ही आएगा कैश कॉस्ट बेसिस के लिए भी, बट सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते थे, हाँ, 3,40,000 में से 47,000 लेस कर देना, क्योंकि वो 10% हो जाएगा ना, टोटल 470 था ना वो इसके अंदर इंक्लूडेड 10% में, तो वैसा भी हम कर सकते थे, बट मैंने जैसे समझाया आपने वो भी कर दिया, तो आपके पास COP भी आ गया और फिनिश गुड्स भी आ गया। और जब आप वर्क इन प्रोग्रेस की बात करोगे तो उसमें सिर्फ ये दोनों की वैल्यूएशन ले लोगे, तो वो तो आपने पहले भी जो ले रखी है ना कॉलम में, बस उसमें डेप्रिसिएशन मत लेना, कैश कॉस्ट बेसिस की बात कर रहा हूं मैं। एक बार यहां तक आपने पूरे स्टेटमेंट बना लिए, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये ऐसा स्टेटमेंट बनाना है आपको भी, है ना, ये देख लो आप। रॉ मटेरियल कंज्यूम 1680 गिवन था, फिर मैंने 1680 का 15% इंटू 100% करा, तो ये आ गया, टोटल आ गया। ऐसे वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करा, ये आ गया। उसके बाद मैंने ऐसे डेप्रिसिएशन करा 40%, तो ये आ गया। तो मेरे पास ये वैल्यूएशन आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, और ये WIP की वैल्यूएशन टोटल बेसिस वाली, और ये मेरे पास COP बन गया। फिर उसके बाद ओपनिंग नहीं था, क्लोजिंग करा, और ये सब करके मेरे पास 42 लाख का ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर 6 लाख का प्रॉफिट, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस करके। और इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताना चाहो तो बता सकते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करके बता सकते हो, वो सब चीज ठीक है। और ये सेल आ गया आपके पास। अब आपने जब कैश कॉस्ट पर्टिकुलर करा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 1680 लिया, डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग लिया, तो ये आया, तो ओपनिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू देखो ये लिख दी।
बस यही समझाना था। फिर कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस और टोटल कैश कॉस्ट। टोटल कैश कॉस्ट तक निकालना जरूरी है क्योंकि सेल्स इस पर वैल्यू होगा, इस पर मतलब डेटर्स इस पर वैल्यू होंगे। यहां तक समझ में आ गया? तो अब मैं आपको समझा देता हूं, अब तो आप खुद भी बना सकते हो, अब कोई बात नहीं है। अब जब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले, तो अब इसमें आपको यह बताया है कि आप इसमें हाँ ये रहा मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना रखना है हमको, आरएमसी का 2 मंथ्स कंजम्पशन इन स्टॉक, ठीक है। तो जितना भी आपके पास टोटल आरएमसी है, डब्ल्यूआईपी और वो दोनों ऐड करके, फिनिश गुड्स वाला ये और डब्ल्यूआईपी वाला भी ऐड करके जो आरएमसी आया उसका आप 2/12 कर दोगे तो रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया। फिर उसके बाद आप ये लेने के बाद आप डब्ल्यूआईपी की वैल्यू जो आपने निकाली है वही ले लोगे आप, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू, तो ठीक है ना। टोटल बेसिस की बात कर रहा हूं मैं भी, कैश कॉस्ट पे नहीं आया हूं मैं, ठीक है। फिर डब्ल्यूआईपी की वैल्यू वही ले लिया आपने। अच्छा अब आप 2 कॉलम बना ही लो ना जब आपने वो बना रखा है तो, हाँ ठीक है। तो आपके पास रॉ मटेरियल तो दोनों में सेम ही आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों में सेम आएगा, चाहे कैश कॉस्ट करो चाहे इसमें करो, ठीक है। फिर स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दोनों में चेंज हो जाएगा, पहले वाले में डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके आया, दूसरे वाले में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करना है, बस इतना सा डिफरेंस आ गया। फिर तीसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आपने निकाला हुआ है, तो पहले में 3,40,000 आ गया और दूसरे में 2,93,000 आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। या 340 में से आप 47 में माइनस करोगे तो 293 आएगा। 47 क्यों करा? क्योंकि 4,70,000 टोटल का है, तो उसमें से 10% ही क्लोजिंग स्टॉक के अंदर होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 10% ही, तो मैंने 47,000 ही माइनस कर दिया उसमें से। तो एक क्लोजिंग स्टॉक कैश कॉस्ट वाला भी आ गया। यहां तक डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद जब हमारे पास तीनों स्टॉक आ गया, अब हम लेंगे डेटर्स, और डेटर्स के बारे में क्या बताया था, सेल्स विल बी 20% फॉर कैश एंड रेस्ट एट 2 मंथ्स क्रेडिट, ठीक है ना। तो अब डेटर्स जब आपको निकालना है तो सेल्स है 42 लाख की, तो 42 लाख का पहले आप मल्टीप्लाइड बाय 80% कर दो और मल्टीप्लाइड बाय 2/12 कर दो, ये तो टोटल बेसिस वाली आ गई। और जब कैश कॉस्ट की बात करी तो वो तो आपने जो पूरी कैश कॉस्ट निकाली थी 31,70,97 क्या निकाला था आपने, ये रहा 31,77,000, ये टोटल कैश कॉस्ट आई है, इंटू 80% इंटू 2/12। देखो आपको मैं चेक भी करवाता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों में सेम है, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी जो मैंने आपको बताया ये 355,200 आ गया और उसमें आपने डिप्रिसिएशन नहीं लिया बस, ठीक है ना। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें 3,40,000 लिया और उसमें आपने 293 लिया, 47,000 लेस करके डिप्रिसिएशन का। फिर वो एडवांस टैक्स की बात अभी समझाऊंगा। कैश जो दोनों में गिवन था वो ले लिया, और डेटर्स देखो आप यहां तो 4,20,000 का 2/12 इंटू 80% करके 42 lakhs का, सॉरी नॉट 4,20,000 है ना। और जब कैश कॉस्ट है तो 31,77,000 इंटू 80% इंटू 2/12 करके यहां तक आ गया, कैश भी आ गया। अब हम बात करते हैं टैक्स की। टैक्स के बारे में भी ज्यादा कुछ क्या समझना है, टैक्स हमको गिवन है ही से, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख, और एडवांस टैक्स कितना बताया था क्वेश्चन में, 90% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस से मतलब नहीं, हम तो साल भर का बना रहे हैं, तो 90% डायरेक्टली ले लोगे 2 लाख का, तो 2 लाख का 90% ले लिया आपने, तो एडवांस टैक्स आपका 1,80,000 आ गया, दोनों में 1,80,000 आ जाएगा एडवांस टैक्स। देखो ये रहा 90% ऑफ 2 लाख 1,80,000 1,80,000, तो आपके पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तक समझ गए। हाँ अब वापस से नई कंपनी है, वापस से नई कंपनी है, तो जब आपको इसमें ये देखो न्यूली कमेंस है, तो वापस से जब आप इसका क्रेडिटर्स निकालोगे, देखो सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1 मंथ क्रेडिट, तो सप्लायर परचेज का ही देगा, तो वापस से जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक निकाला है ना वो आरएमसी में ऐड करोगे तो ही परचेज आएगा, और उस परचेज का 1 मंथ निकाल दोगे तो क्रेडिटर्स दोनों में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस थे ना आपके, रिक्वायरिंग फॉर द कंपनी बिलीव्स इन 2 मंथ्स कंजम्पशन ऑल एक्सपेंसेस 1 मंथ इन अरियर्स, तो सारे एक्सपेंसेस ले लोगे, जिसमें आप वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी ले लोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ले लोगे और सेलिंग एक्सपेंसेस भी ले लोगे, डेप्रिसिएशन नहीं आएंगे, बस इन सबको करके 1 मंथ कर दोगे आप। यहां तक भी समझ में आ गया। उसके बाद रेस्पेक्ट टू 1 मंथ, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एक और पॉइंट जो समझना है आपको, जैसे आपने एडवांस टैक्स लिखा है वैसे ही आपके पास ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो था 2 लाख, ये भी तो आपकी लाइबिलिटी बनेगा, तो इसको मत भूलना। हाँ तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख की लाइबिलिटी भी आ जाएगा, बस दैट्स इट, हो गया सर आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्रेडिटर फॉर परचेज ले लिया, ये हमने निकाला, परचेज निकाला, कैसे निकाला परचेज, ये 1932 जो रॉ मटेरियल कंज्यूम था प्लस 322 करके, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो 19 और 322 आ गया, 22 और समथिंग ये आ गया जो आपके पास 2254, इसका ही करा इसने। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके 1/12 कर दिया। फिर देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख ले लिया, बस ये वाली बात समझानी थी मुझे आपको। ये करते ही नेट वर्किंग कैपिटल आ गया आपका आंसर।
समझ गए आप ये क्वेश्चन नंबर 5 पे? तो आई बिलीव बाय दिस आपका ये वर्किंग कैपिटल चैप्टर में सिर्फ अब लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि अब हम कल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी देख लेंगे। ठीक है, वो ज्यादा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल समझाने का थियोरेटिकल टॉपिक है थोड़ा सा। चलो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।